अभी तक हमने प्री कैम्ब्रियन एरा की चट्टानों के बारे में देखा था कि प्री कैम्ब्रियन एरा की कौन कौन सी चट्टानें हैं, उनमें किसमें जीवाश्म पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, कौन सी धात्विक रूप से बहुत अमीर है और किसमें कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है, इन सब के बारे में हमने जानकारी करी थी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पेलियोजोइक एरा। प्री कैम्ब्रियन एरा के बाद कौन सा एरा आता है? पेलियोजोइक एरा आता है। इस पेलियोजोइक एरा को हमने 5-6 पीरियड्स में डिवाइड किया था। वो 6 पीरियड्स कौन कौन से थे उसके लिए हमने आपको ट्रिक बताई थी, कॉस डीसीपी। इसका मतलब है कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिबोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। तो कैम्ब्रियन से लेकर के डोबिनियन तक यहां पर कोई भी काम नहीं हुआ था, किसी भी प्रकार की कोई भी संरक्षण नहीं हुई थी। भाई अगर हम बात करें कार्बोनिफेरस और पर्मियन की, तो उस युग में क्या हुआ था, पृथ्वी में कुछ आंतरिक क्रियाओं में कुछ संचालन सा होने लगा था, जिसके कारण जो पृथ्वी थी वो कहीं कहीं पर धसाव होने लगा था, कहीं कहीं पर जो थी वो धसने लगी थी। तो इन्हीं धसावों की वजह से कुछ बेसिन बने थे और वहां से कुछ नदियां निकली हैं, जिन्हें हम लोग नदी बेसिन बोलते हैं या नदी घाटी बेसिन जो है वो बोलते हैं। क्योंकि अब ये समय जो है वो पेलियोजोइक एरा का चल रहा है और इस समय जीव जंतु और पेड़ पौधे जो है वो अस्तित्व में आ चुके हैं। पेड़ पौधे पर्याप्त मात्रा में अस्तित्व पर आ चुके हैं, इसीलिए जब ये धसाव हुआ तो धसाव में पेड़ पौधे भी इनके साथ धस गए। तो अब एक बात बताइए, जब पेड़ पौधे उनके साथ धसे हैं और कुछ जानवर उनके साथ धसे हैं, तो समय बीतने के बाद क्या वहां पर हमको जीवाश्म प्राप्त होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जानवर और पेड़ पौधे दब गए थे, पेड़ पौधे बहुत अधिक मात्रा में दबे थे। इसीलिए वो जो नदी घाटी बेसिन तैयार हुए हैं, उन नदी घाटी बेसिनों में कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन कौन से नदी घाटी बेसिन आए थे? जैसे दामोदर नदी घाटी बेसिन हो गया है, महानदी घाटी बेसिन हो गया है, सोन नदी घाटी बेसिन हो गया है, नर्मदा नदी घाटी बेसिन हो गया। तो ये सारे के सारे क्षेत्र थे। और भारत का जो ये छोटा नागपुर पठार वाला क्षेत्र है, ये कोयले की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन सभी नदियों घाटियों में अगर देखें तो इन सभी नदियों घाटियों में हमारी एक नदी है और उस नदी का नाम है दामोदर नदी। तो ये दामोदर नदी बेसिन जो है वो कोयले की दृष्टि से सबसे ज्यादा संपन्न है, सर्वाधिक संपन्न है। कोयले की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो वह दामोदर नदी घाटी। ठीक है, और अगर हम इस कोयले को देखें तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि भारत का जो 98% कोयला है वो हमको गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही प्राप्त होता है। कितना? 98% कोयला। और ये जो कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला होता है। कौन सा कोयला होता है? बिटुमिनस प्रकार का होता है। ये दोहन दर्जे का कोयला होता है। पहले दर्जे का जो कोयला होता है उसको हम लोग एंथ्रेसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथ्रेसाइट। ये एंथ्रेसाइट चाइना में बहुत अधिक मात्रा में है। भारत में जो पाया जाता है वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। 98% कोयला जो है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही मिलता है, जो कि पेलियोजोइक जो एरा था उसमें बनी थी। तो ये हो गया गोंडवाना लैंड। अब उसके बाद पेलियोजोइक एरा के बाद आता है मीसोजोइक एरा। और मीसोजोइक एरा में जो चट्टानें बनी उन चट्टानों का नाम है दक्कन ट्रैप। अब ये चट्टानें कैसे बनी और कहां कहां पर फैली हुई हैं? देखिए क्या हुआ था। अब जैसा कहा पता है कि मीसोजोइक एरा को भी 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ठीक है, तो ट्रियासिक और जुरासिक में तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन क्रिटेशियस काल में क्या हुआ था, पृथ्वी की जो सतह थी उसमें कुछ शांत सी दरारें पड़ने लगी थी, शांत दरारें पड़ने लगी थी। और उन दरारों को पड़ने से कुछ ज्वालामुखी लावा वगैरह जो है वो बाहर आया था और आ करके भारत के दक्षिणी क्षेत्र में जो ये बिछ गया था। अगर उस क्षेत्र की बात करें तो वो क्षेत्र कौन सा है? तो वो क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र और मालवा का क्षेत्र है। उसके साथ साथ जो गुजरात का काठियावाड़ वाला तट है वो है। उसके साथ साथ तमिलनाडु में जो मदुरई का क्षेत्र है वहां पर है। कर्नाटका में जो बंगलुरु और मैसूर का क्षेत्र है वहां पर है। तो इन कुछ कुछ जगहों पर ये आकर के फैल गया था और इस लावे ने उसको पूरी तरीके से ढक लिया था। जब ये लावा ठंडा हुआ और उसका जब अपक्षरण और अपर्दन हुआ है तो जो लावा वो टूटा फूटा है। टूट फूटने के बाद वहां पर जो मिट्टी बनी है, क्योंकि वो लावे के टूटने फूटने से मिट्टी बनी है, इसीलिए वहां पे कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। और काली मिट्टी जो है वो कृषि की दृष्टि से, कौन सी कृषि? कपास की खेती के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये हमने देख लिया है मीसोजोइक एरा की जो चट्टान है जिसको बोलते हैं दक्कन ट्रैप। ठीक है, अब इसके बाद अगर दक्कन ट्रैप को देखा जाए तो दक्कन ट्रैप जो है वो खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत अधिक संपन्न है। खनिज की दृष्टि से जो दक्कन ट्रैप है वो काफी अधिक संपन्न मानी जाती है। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा एरा आता है वो एरा होता है हमारा सेनोजोइक। और इस सेनोजोइक एरा में जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं
कि हिमालय में बना है, उसी में उत्तरी भारत का मैदान बना है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि सेनोजोइक एरा को हमने दो पीरियड में डिवाइड किया था, एक टर्शियरी और दूसरा क्वाटरनरी। ठीक है, और इस टर्शियरी को भी हमने कुछ भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, जिसके लिए हमने आपको ट्रिक भी बताई थी कि POMT, ठीक है, यानी कि P से पैलियोसीन और ई से इयोसीन, O से ओलिगोसीन, M से मियोसीन और जो अगला लास्ट वाला P बचा है उसको बोलते हैं हम लोग प्लेस्टोसीन। ठीक है, तो ये हमने टर्शियरी को इस प्रकार से बांट दिया था। ठीक, अब क्या हुआ था, देखिए ये जो टर्शियरी युग था, इस टर्शियरी युग में जो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट थी ये एक दूसरे से टकरा रही थी। जो यूरेशियन प्लेट थी, उस यूरेशियन प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट जो वो जाकर के धंस रही थी। क्या हुआ था, ये यूरेशियन प्लेट है और ये भारतीय प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, और उसके बीच में है टेथीस सागर। जब ये टर्शियरी टाइम पीरियड आया तो टर्शियरी टाइम पीरियड में क्या हुआ था, ये जो इंडियन प्लेट थी ये यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ने लगी, जिसके कारण जो टेथीस सागर था, जो बीच वाला टेथीस सागर का जो क्षेत्र था, वो धीरे धीरे संकुचित होने लगा और आते आते ये जो है वो इस प्रकार से उसके नीचे धंस गई, जिसके कारण हिमालय में जो टेथीस सागर का जो मलबा वगैरह था, जो अवसाद थे, उसमें बलन की प्रक्रिया शुरू हुई। और ये बलन की प्रक्रिया इतनी स्पीड से हुई कि चलते 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 अभी तक भी चल रही है। इसलिए आपने देखा है कि हिमालय की जो चोटियां हैं वो अभी भी जब उनको नापा जाता है तो उनकी ऊंचाई में वृद्धि होती रहती है। जैसे आपने अभी देखा होगा कि माउंट एवरेस्ट जो है वो कुछ समय पहले 8,848 था और वर्तमान में कितना हो गया, 8,849 समथिंग। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हिमालय में अभी भी बलन की प्रक्रिया हो रही है और हिमालय जो है वो ऊंचा हो रहा है। अब बलन की प्रक्रिया कब कब हुई है, कैसे कैसे हुई, उसके विषय में हम थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। अब इस सेनियोजोइक एरा को देखते हैं। इस सेनियोजोइक एरा, ठीक है, जिसको हम लोग इस सेनियोजोइक एरा को जो है वो हम दो भागों में डिवाइड किया था, टर्शियरी और क्वाटरनरी। जैसे कि बताया था कि टर्शियरी को हमने 5 भागों में बांटा है, पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। ठीक है, और क्वाटरनरी को 2 भागों में बांटा था, प्लेस्टोसीन और होलोसीन। इस प्लेस्टोसीन को ही हम हिमयुग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, हिमयुग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं टर्शियरी। तो टर्शियरी के जो सबसे प्रारंभ के 2 जो इपोक थे उनका नाम था, पहला, इसकी ट्रिक भी आप याद रखना, हमने इसकी ट्रिक बताई थी, POMP, PEO और MP, यानी कि P से पेलियोसीन, E से इयोसीन, O से ओलिगोसीन, M से मायोसीन और फिर P से प्लायोसीन, ये हो जाएंगे। ठीक है, तो पेलियोसीन और इयोसीन इन कालों में क्या हुआ था, देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि ये यूरेशियन प्लेट है और ये जो है वो इंडियन प्लेट है। ये यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है। तो जब टर्शियरी टाइम पीरियड शुरू हुआ था तो इंडियन प्लेट जो है वो इस यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ने लगी थी, ये इस तरह से बढ़ने लगी थी। और ये बीच में जो खाली जगह थी उसको हम लोग टेथीस सागर बोलते थे। क्या बोलते हैं, टेथीस सागर। तो जैसे जैसे ये प्लेट आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे टेथीस सागर जो था वो संकुचित हो रहा था। क्या हो रहा था, संकुचित हो रहा था, और आकर के ये प्लेट जो थी वो इसके नीचे आकर के धंस गई थी, जिसके कारण इसमें बलन जो है वो प्रारंभ हो गए थे। तो पेलियोसीन और इयोसीन में क्या हुआ था कि जब ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ रही थी और टेथीस सागर में संकुचन हो गया था, तो जो पहले का बना हुआ हिमालय था जिसको हम लोग बोलते थे ट्रांस हिमालय, वो ट्रांस हिमालय जो टेथीस सागर के उत्तर की ओर था, उसके और टेथीस सागर के बीच में एक जोन बन गया जिसको हम लोग बोलते हैं ITSZ, यानी कि इंडो सांगपो सचर जोन। क्या बोलते हैं, इंडो सांगपो सचर जोन, जिसको शॉर्ट में सचर जोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सचर जोन बन गया और यही सचर जोन जो है वो ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय या मुख्य हिमालय से अलग करता है। उसके बाद के टाइम पीरियड में जब आया ओलिगोसीन, तो इस ओलिगोसीन में क्या हुआ था, ये जो भारतीय प्लेट थी ये यूरेशियन प्लेट के बिल्कुल नीचे चली गई थी। ठीक है, ये धंसने लगी थी, जिसके कारण जो टेथीस सागर था उसके मलबे में बहुत अधिक बलन पड़ने प्रारंभ हुए और एक बहुत ही ऊंचा पर्वत बन करके तैयार हुआ, जिस पर्वत को बोलते हैं बृहद हिमालय या मुख्य हिमालय या महान हिमालय, इंग्लिश में बोले तो ग्रेट हिमालय। ये सबके सब उसी के नाम है। ठीक है, तो बनकर के तैयार हो गया था। और फिर जब ओलिगोसीन इपोक बिल्कुल अपने अंत में था, कगार की तरफ था, तो उसी समय एक इसके जो ग्रेट हिमालय, इस ग्रेट हिमालय के दक्षिण की ओर एक दरार पड़ी और उस दरार को बोला गया MCT। इसका मतलब है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो जो ग्रेट हिमालय है उस ग्रेट हिमालय के दक्षिण में एक दरार पड़ी, उस दरार को क्या बोला गया, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्योंकि ये दरार जो है वो बिल्कुल सेंट्रल में है,
अगर आप हिमालय को देखेंगे तो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। देखिए, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ये जो सेंट्रल जो थ्रस्ट आ रही है बिल्कुल मध्य में आ रही है, ये वाला, ये जो थ्रस्ट आपको दिख रही है बीच में, ये वाली थ्रस्ट, तो ये वाली थ्रस्ट जो है ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जानी गई है, एमसीटी के नाम से जानी गई। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में आ रही है, ठीक है। और ये मेन हिमालय को मिडिल हिमालय से अलग करती है, ग्रेट हिमालय को मिडिल हिमालय से अलग करती है, इसीलिए उसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोला गया। ये ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के बाद जो थ्रस्ट पड़ी है उसको हमने बोला इंडो सांको सचर जोन। उसके बाद आया ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बाद जो फॉल्ट पड़ा है या जो थ्रस्ट पड़ी है उसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर उसके बाद जब मायोसीन युग आया है तो मायोसीन युग में ये मिडिल हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय, जिसको हम लोग लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं, वो बना है। और जैसे ही मायोसीन टाइम पीरियड अपने अंत की ओर था तभी वहां पर एक और दरार पड़ी है और इस दरार को जाना गया है मेन बाउंड्री फॉल्ट। किसके नाम से जाना गया? मेन बाउंड्री फॉल्ट। और फिर जब मायोसीन टाइम पीरियड समाप्त हुआ उसके बाद आया प्लायोसीन। तो इस प्लायोसीन में हमारा बना है शिवालिक हिमालय और इस प्लायोसीन के अंत में एक और दरार पड़ी है, उस दरार को जाना गया है HFF यानी कि हिमालयन फ्रंटल फॉल। तो इस तरीके से हम अपनी 4 उंगलियों से चारों हिमालयों को देख लेंगे और उसकी जो बीच में थ्रस्ट पड़ी है उनको देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्लायोसीन और इयोसीन में ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय के बाद यहां पर बनी है ITSZ यानी कि इंडो सांको सचर जोन। उसके बाद जो ये इयोसीन के बाद आता है ओलिगोसीन, तो ओलिगोसीन में बना है हमारा बृहद हिमालय। और बृहद हिमालय के बाद जो बृहद हिमालय बिल्कुल बनने के कगार पे था और ओलिगोसीन जो था बिल्कुल अंत समय पर चल रहा था। तो जो हमारी बनी है वो मेन सेंट्रल थ्रस्ट, क्योंकि ये बीच में है इसलिए इसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोला गया। उसके बाद लघु हिमालय या मध्य हिमालय, उसके बाद जो थ्रस्ट पड़ी है उसको हम लोग मेन बाउंड्री फॉल्ट बोला है। क्या बोला है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। और इसके बाद जो हिमालय बना है उसको शिवालिक हिमालय बोलते हैं और शिवालिक के बाद में जो थ्रस्ट पड़ी है उसको बोलते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से सेमियोजोइक एरा का जो टर्शियरी पीरियड था वो समाप्त होता है। अब इसके बाद शुरुआत होती है हिमयुग की। किसकी शुरुआत होती है? हिमयुग की। पूरा का पूरा बर्फ से सब कुछ ढक गया था, ठीक है। और उसके बाद ये हिमयुग जो है वो प्लीस्टोसीन था। और इसके बाद से जब ये हिमयुग गुजर गया और पर्वत जो थे थोड़े, उनका पर्वत का जो ये ग्लेशियर्स वगैरह थे वो थोड़े से पिघलने शुरू हुए, तो वहां से निकलने लगी हैं नदियां। क्या बहने लगी हैं? नदियां। फिर ये नदियां हिमालय पर्वत को काटती हुई उसके अपने साथ, अपने जल के साथ उसके गाद को लेकर के आई और उस गाद को ला करके जहां पर शिवालिक खत्म होता है उस शिवालिक के खत्म होने के बाद उसको बिछाना शुरू कर दिया है। और कहां तक बिछाया है? क्योंकि जैसे अगर आप देखें तो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। ये तो एक तो हमारा हो गया था प्रायद्वीपीय भारत और उसके बाद ये बीच में हिमालय बन गया था इधर। तो इसके बीच का ये वाला जो क्षेत्र था ये गैप था। तो इस गैप को भरा कि यहाँ हिमालय से आने वाली नदियों ने जो अपने साथ अवसाद लेकर के आई उन्होंने इस मैदान में बिछाया है, फिर आ करके बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में गिरने लगी, ठीक है। तो जो खाली गैप पड़ा हुआ था उस गैप को भरा हिमालय की नदियों ने अपने अवसादों के माध्यम से, जो कि आगे चल करके उत्तर भारत का विशाल मैदान बना है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लीस्टोसीन युग के बाद आया होलोसीन एरा। इस होलोसीन एरा में क्या हुआ था? समुद्री क्षेत्र में काफी परिवर्तन हुए, जिसके कारण हमारे जो तटीय इलाके हैं, पूर्वी तट और पश्चिमी तट या पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, इन घाटों का निर्माण हुआ है। यहाँ पर मैदानी क्षेत्र बना है और नदियों में पानी की मात्रा बढ़ने और घटने से खादर भूमि और बांगर भूमि बनी है। इसके विषय में हम अगले अध्याय में बहुत ही विशद रूप से जानेंगे कि कैसे नदियों ने इस उत्तरी भारत के मैदान को बनाया है, खादर और बांगर क्या है, इन सब के बारे में हम जानकारी करेंगे अगले अध्याय में।